नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का कार्यालय है और हमारे साथ आज एक सिवान के नामचीन शख्स हैं। जी हाँ, आप मनोज कुमार वर्मा जी हैं। आप कई पुस्तकों के रचयिता हैं। आपके बारे में कहा जा सकता है, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। इन पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं कि आपका बचपन, आपकी पढ़ाई लिखाई और आगे आपने क्या किया। जी, पहले तो आप जैसे बता भी चुके हैं, मनोज कुमार वर्मा। मैं सिवान का ही रहने वाला हूं और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सिवान में हुई है। वैसे मेरा गांव सिवान के में नहीं है, वो छपरा ज़िला में पड़ता है। मुबारकपुर, मूलतः मुबारकपुर का निवासी हूँ। लेकिन मेरा पूरा बचपन, चूँकि पिताजी यहाँ पर LIC में कार्यरत थे, तो मेरा पूरा बचपन सिवान में गुजरा है। और BB कॉलेज से मैंने BA किया था और बाद में LS कॉलेज से मैंने MA किया। तो उसके बाद नौकरी भी सिवान ही में मैंने किया। मैं भारतीय स्टेट बैंक में रहा हूँ और 35 वर्षों के जीवन में मैं 30 वर्ष सिवान के में ही रहा हूँ। 5 साल मैं सिवान से बाहर रहा हूँ। अंत में रिटायरमेंट मेरा हुआ था हथुआ ब्रांच से, लेकिन उसके पहले तक मैं सिवान ब्रांच में था। यही मेरा और छोटा सा परिचय है। मैं आपको बता दूं, आप सिवान के नामचीन फिजिशियन डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी के आप छोटे भाई हैं। आप 5 भाई 3 बहनें। माताजी अभी भी हैं। माताजी के साथ आप लोग रहते हैं। माताजी आपके साथ नहीं रहती हैं, माताजी के साथ आप लोग रहते हैं। आप में जो सबसे बड़ी विधा है, आपने जैसा कि आपने बताया कि आपने मनोविज्ञान से स्नातकोत्तर किया है। 35 वर्ष तक आपने भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न पदों को सुशोभित किया। लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए, ये जो साहित्य है, ये आपके अंदर कुलबुलाता रहा, ये आपके अंदर प्रस्फुटित होता रहा और इतनी अच्छी ये पुस्तक के रूप में ये हमारे सामने अब 2 पुस्तकें आई हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा है, इस पर समीक्षा लिखा है, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। ये कैसे हो पाया? इसका श्रेय तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे विरासत में मिला है। मेरे दादाजी भी कवि थे और मेरे पिताजी भी सिवान के अच्छे कवियों में से थे। स्थानीय कवि, स्थानीय साहित्यकारों में उनका काफ़ी समादर था। स्वर्गीय धर्मनाथ प्रसाद वर्मा प्रेमी और बड़े आदर के साथ बुलाए जाते थे। और उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी जो अप्रकाशित हैं और उसको प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है और भविष्य में हो सकता है कि वो किताबें उनकी प्रकाश में आएँ। तो ये मुझे विरासत में मिला है। इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे खून में है या मेरे ये है। इसके लिए मुझे बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ा। मेरा एक सौभाग्य, रुझान या झुकाव साहित्य में रहा। हाँ, उसके लिए मैं यहाँ एक सिवान में उसका श्रेय मैं दूंगा कन्हैयालाल पुस्तकालय को। उससे मैं जुड़ा रहा जब हाई स्कूल में था तब से, और कॉलेज तक मैं उससे जुड़ा रहा और उससे मुझे उच्च साहित्य की प्राप्ति हुई, अच्छे साहित्य की प्राप्ति हुई। इसलिए सस्ते साहित्य में भटकने के बजाय मेरा रुझान हमेशा अच्छे साहित्यकारों को पढ़ने में था। विशेषकर कि मैं मोहन राकेश मेरे प्रिय लेखक रहे हैं और फणीश्वरनाथ रेणु मेरे प्रिय लेखक रहे हैं। और बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा मालती जोशी को पढ़ा था और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। मेरे अंदर जो कथाकार है उसके निर्माण में मालती जोशी का बहुत बड़ा हाथ है। मालती जोशी को मैंने बचपन में पढ़ा था और उनका एक अवचेतन में अभी भी उसका प्रभाव है। इसलिए कई बार लेखन की शैली जो है मेरी, वो मालती जोशी को टच करती है। उस हिसाब से मैं लिखता हूँ मैं, और उसको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। मैं की शैली में मैंने एक कहानी लिखी है और इसलिए वो मैं की शैली ही प्रयोग करती थी। प्रथम पुरुष में अपनी कहानियाँ लिखती थी। तो मैं मालती जोशी को मानता हूँ कि मेरे निर्माण में मालती जोशी जैसी कथाकार का बहुत अहम योगदान रहा है। इन सभी से आपका साहित्य। लेकिन एक बात है, आप 5 भाई 3 बहनें, लेकिन किसी में ये विधा पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन आपके अंदर ये विधा कैसे आ गई? हाँ, इसको ये मेरा जुनून आप कह सकते हैं, क्योंकि ये विधा मेरे अंदर थी। और बहुत बचपन में जब मैं 8वीं में था तो मैंने कहानी लिखी थी और वो स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। उससे एक जो प्रोत्साहन मिला, उसने फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए ये किया। लेकिन उस तरह का माहौल घर से तो नहीं मिला। पिताजी के साहित्यकार होने के बावजूद भी वो प्रोत्साहन घर से नहीं मिल पाया।
लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर जो एक साहित्य के प्रति जो रुझान था वो ख़त्म होने पर नहीं आ रहा था, और मैं फिर कन्हैयालाल मंडलीय पुस्तकालय से जुड़ गया तो मुझे किताबें मिलने लगीं, और उसने बहुत बड़ा ये योगदान दिया, या उसने बहुत उत्साह बढ़ाया मेरा। और पिताजी की वजह से बहुत सारे साहित्यकार घर में आते थे, सिवान से जुड़े हुए जो भी साहित्यकार थे अच्छे, तो जिसमें अभी बहुत सारे लोग तो नहीं हैं, लेकिन अभी भी प्रोफेसर C.R. रमन त्रिपाठी हैं, उनको याद करते हैं। तो उस तरह के लोगों का आना जाना रहता था, और घर में एक साहित्यिक माहौल था। उस माहौल ने फिर मेरे अंदर के साहित्यकार को जिंदा रखा। और बाद में जब पिताजी नहीं रहे, 1981 में उनका देहांत हो गया। बाद में फिर मैं जब कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी कविताएं भेजने लगी और लौटने भी लगी और कुछ में प्रकाशित भी हुई, तब सिवान से एक पत्रिका प्रोफेसर बालेश्वर सिंह ने निकाला, और उन्होंने पहले एक अद्यतन परिवार का निर्माण किया। तो अद्यतन परिवार में से जब हम लोग जुड़ गए, 6 आदमी हम लोग जुड़े हुए थे, और यहाँ से एक अद्यतन नाम की कविता की पर केंद्रित पत्रिका निकलने लगी, तब मेरे अंदर के कवि को परिमार्जित होने में बहुत सहयोग मिला उससे, और मेरे अंदर का साहित्यकार इस हिसाब से जीवित रहा। हाँ, जब तक मैं बैंक की नौकरी में रहा तब तक मुझे गद्य लेखन की फुर्सत नहीं मिल पाई। एक अपनी दिनचर्या की वजह से भी मैं पूजा पाठ करता हूँ, और सुबह का शाम का समय मैं पूजा पाठ में देता हूँ, तो वो समय मुझे नहीं मिलता था, और दिन का समय तो बैंक में चला जाता था। कविताएं हो जाती थी, कहानियाँ मैं नहीं लिख पाता था, गद्य लेखन मेरा अवरुद्ध हो गया था। जो रिटायरमेंट के बाद मुझे जो फुर्सत मिली, तब फिर अंदर का जो दबा हुआ ये था वो प्रकट हो गया, और फिर मैं कहानी लेखन में मुड़ गया। हालांकि उसमें अब अद्यतन पत्रिका भी नहीं रही, वो लोग भी नहीं रहे, वो अद्यतन परिवार भी नहीं है। तो लेकिन एक और मंच जिससे मैं बाद में जुड़ा, और उससे मैं जुड़ा 2008 में। बच्चों ने मुझे फेसबुक पर डाल दिया, और फेसबुक के माध्यम से वहाँ मुझे एक मंच मिला। मैंने उसका उपयोग किया, दुरुपयोग की जगह मैंने उसका उपयोग किया, कि मुझे लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने हिसाब से छप सकता हूँ, अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, और फिर मेरा एक बड़ा परिवार वहाँ बन गया। तो अब लॉकडाउन जो किताब मेरी पहली प्रकाशित हुई है, उसके बारे में कहूँ तो कहीं से मेरी किसी योजना में नहीं थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और मैंने कुछ लिखा इस पर कि बैठे बैठे क्या करोगे, लेना है करना है कुछ काम, एक पुरानी डायरी लो, लिखो हरि का नाम। तो मेरे एक मित्र ने, या मेरे संबंधी हैं गया में, अशोक जी ने लिखा कि आप डायरी लिखिए, ये सब छोड़िए, आप रोज़ की डायरी लिखिए, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो एक प्रेरणा उनसे मिली, और फिर मैंने सोचा कि डायरी लिखने का काम तो मैं बहुत पहले करता था, जब मैं कॉलेज के समय में था। उसके बाद जो छूटा तो छूट ही गया। तो फिर मैंने एक डायरी लिखने का मन बनाया, और फिर डायरी लिखने लगा। तो रोज़ उसको प्रस्तुत करना था, हर रोज़ की डायरी देनी थी, और जो जितनी तमाम चीज़ें थी वो मेरे मन में चल रही थी। और एक समय भी खाली था, लॉकडाउन में कहीं आना जाना भी नहीं था, घर में एक तरह से बंद हो गई थी ज़िंदगी। तो इस बंदी के काल को जो कोरोना काल में मिला, उसमें मैंने एक लॉकडाउन की 48 कड़ियाँ लिखी जब तक लॉकडाउन रहा। और उस बात तो एक तरह से लॉकडाउन एक फॉर्मेलिटी हो गई, वो हट भी गए। बाद में मुझे लगा कि ये किताब हो गई है, इसमें कुछ डायरी के मेरे ऐसे पृष्ठ भी थे जो प्रकाशित नहीं हुए थे, उन सबको मिलाकर मैंने इसे किताब के रूप में प्रकाशित करवाया। इसमें भाई जितेंद्र वर्मा जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने एक प्रकाशक का परिचय दिया, और उनके माध्यम से अभिधा प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशित हुई। फिर मुझे लगा कि अब ये लेखन यहाँ तक आके अब बंद हो जाएगा, लेकिन गद्य लेखन की तरफ मैं मुड़ चुका था, और कविताओं से अब मैं उतनी अब ये नहीं रह गया था। फिर मेरे अंदर का कहानीकार जागृत हुआ। ये मैं लॉकडाउन को इसका कि लेखन को मैं इसका श्रेय दूंगा। हाँ। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। अपने समाज में जो पुस्तक है, ये ऐसा हम मानते हैं कि हमारे समाज की सांस्कृतिक धरोहर है। पूरे विश्व में प्रतिदिन 35 पुस्तकें छपा करती हैं। सबसे ज़्यादा पुस्तकें इज़राइल के लोग पढ़ा करते हैं, और सबसे ज़्यादा इज़राइल में के लोग पुस्तकें निकालते हैं, लिखते हैं। हमारे सिवान में पुस्तकों को लिखने का और उसको छपवाने का, लोगों में वितरित करने का थोड़ा प्रचलन कम है। एक दौर ऐसा भी आया जो बिल्कुल नगण्य हो गया था, लेकिन आप जैसे लोग इस समाज को एक धरोहर के रूप में दे रहे हैं। जैसा कि मनोज जी ने अभी ये जिक्र किया, ये लॉकडाउन आपकी एक पुस्तक है और 128 पृष्ठों में है। इसमें जब भी सिवान में
कोरोना काल का जिक्र किया जाएगा, लॉकडाउन के जिक्र किया जाएगा, सिवान नगर की स्थितियों का जायज़ा लिया जाएगा, उसके संदर्भ में ये पुस्तक अवश्य पढ़ी जाएगी। साथ में इसमें एक और पहलू है, आपके धर्म के प्रति आपकी गहरी आस्था है। जो हम कहते हैं कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो वो धार्मिक मतलब ये होता है कि एक ईश्वर जिसके प्रति आपकी गहरी आस्था है, अनुभूति है, वो आस्था अनुभूति है, और आप यात्री मन हैं। आप एकदम से प्रोग्राम बना लेते हैं, केदारनाथ चले जाते हैं, एकदम से प्रोग्राम बना के आप कार्यक्रम बना के आप बद्रीनाथ चले जाते हैं, आप पौंडीचेरी बेटी के साथ घूमते हैं, और मुंबई भी दोस्तों के पास जाते हैं। इसका किताब में जिक्र भी, अठन्नी एक प्रेम कथा में जिक्र है। इसलिए आपके अंदर वो एक चीज़ है। अब शायद आप अब बेटे जहाँ USA में रहते हैं, शायद वहाँ भी जाएं तो वहाँ का भी आप जिक्र करें। थोड़ा सा ये बताइए, ये जो ईश्वरीय अनुभूति है, जो आप एक वहाँ जो साधुइन हैं उनको आप ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, 86 में उनसे आपकी मुलाकात होती है, फिर आप दोबारा जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती है, आप बसों वगैरह में यात्रा कर रहे हैं, उनके बारे में आप सोचते रहते हैं। ये थोड़ा सा बताइए कि ये जो ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है, इसका क्या मतलब है? ये एक मोड़ मेरे जीवन में 1980 में आया, ईश्वर में रुझान या अध्यात्म की तरफ मोड़। उसके पहले तक मेरे घर में वातावरण था, मेरे पिताजी पूजा करते थे और रामायण का पाठ नित्य प्रति करते थे, और घर में एक बार अखंड रामायण का पाठ होता था। तो एक माहौल तो मेरे यहाँ का था धार्मिक, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोगों पर कहीं से आरोपित किया हो उन्होंने कि ये करना है नहीं करना है। उतनी भरी जानकारी थी, अपने कथाओं में परिचित था, भगवान राम से परिचित था, उनकी कथा से परिचित था, भगवान कृष्ण से परिचित था, उनकी कथाओं से परिचित था, लेकिन कभी मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, रामायण जरूर मैंने पढ़ी थी। लेकिन 1980 में मैं तब पटने में था। एक मोड़, दो मोड़ एक तरह से कहिए मेरे जीवन। एक राजनीतिक मोड़ आया, जेपी मूवमेंट में मैं बहुत सक्रिय था। उसके बाद यहाँ सिवान में चुनाव हुआ, MP के चुनाव में तो मैं सक्रिय नहीं रह सका, मेरा एग्जाम वगैरह चल रहा था, मैं कुछ अपने कारणों से। लेकिन विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें मैं बहुत सक्रिय था, और उस वक्त एक युवा संघर्ष वाहिनी थी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, उसमें का मैं मेंबर था। बहुत सारे लोग पार्टियों में चले गए थे, लेकिन जो लोग किसी पार्टी में नहीं थे वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में थे, और JP उसके ये नेता थे। तो फिर यहाँ पर जो विधायक के रूप में जिनको टिकट मिला वो पटना से आए हुए थे, गुलाम सरवर साहब। तो एक तरह से उनका विरोध था यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा कि बाहर के आदमी को टिकट दिया गया, तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और फिर उनसे एक मेरा जुड़ाव हुआ एक व्यक्तिगत स्तर पर भी। और फिर वो जब बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बने तो मैं उनका आप सचिव बना। तो एक राजनीतिक मोड़ तो ये आया 77 में मेरे जीवन में। मैं अचानक कॉलेज की लाइफ से उठ करके और राजनीतिक गलियारे में चला गया, सत्ता के गलियारे में, और फिर उनके यहाँ ही मैं रहने लगा। चूँकि उस वक्त तो कोई परिवार तो मेरा था नहीं घर पर, उन्हीं का परिवार मेरा परिवार तो बन गया था, और मैं वहीं 12 सर्कुलर रोड में जो कोठी थी उस पर कमरा मेरा था, खाना पीना सब उन्हीं के घर में होता था। पूरी तरह एक मुसलमान के घर में रहते हुए मैं हिंदू हुआ। ये बात गुलाम सरवर साहब कहते थे कि मेरे घर में रहकर, एक मुसलमान के घर में रहकर के तुम हिंदू हो गए। उसकी एक बड़ी अजीब सी वजह है, या उसको कहिए, वहाँ हमेशा धर्म के प्रति घर का माहौल था, और उसमें हिंदू धर्म को बड़े हेय दृष्टि से या उस पर कुछ टीका टिप्पणी होती रहती थी। वो मुझे भेदती थी, वो मुझे छील देती थी, और मैं उसका प्रतिवाद नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं अपने धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, उसकी गहराई में मैं नहीं था। तो मैं एक दिन स्टेशन पर घूमते हुए पटना जंक्शन पर मैंने एक किताब खरीदी, भगवत गीता, और उस किताब को मैंने पढ़ा। गाड़ी उनकी थी एक फिएट कार, उसको सर्विसिंग कराना था, तो वहीं पर समय मिला, वहीं एक बेंच पर बैठकर मैंने पहली बार गीता को पढ़ा, और उसके पढ़ने ने मेरे अंदर एक बदलाव या परिवर्तन या उसको कहिए क्रांति ला दिया। और फिर मुझे लगा कि मैं जिस धर्म का हूँ या जो चीज़ें हैं मेरे पास वो तो किसी के पास नहीं है, और मेरा जुड़ाव फिर धीरे धीरे भगवान कृष्ण से हुआ। पहले तो मैं निराकार में गया, फिर निराकार से साकार में गया, और मैं सीधे अब भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं।
और मेरे सब कुछ हैं और मैं उनको अपना सखा गुरु सब मानता हूँ। तो इसे, ये जो हाँ इसकी ये चर्चा मैंने लॉकडाउन में मैंने इसकी चर्चा की है। लॉकडाउन में की है। और आप इसमें रामायण और महाभारत के जो उस समय हाँ, सीरियल आते थे उससे आपने बड़ा लॉकडाउन को जोड़ा है। हाँ, और उसकी हाँ, चीज़ों को, और इससे व्यक्ति को आप धैर्यवान बनाने की शिक्षा भी देते हैं कि आप सरकार की बातों को मानिए, धैर्य अपने पास रखिए, ये समय जरूर टलेगा। और शायद ये चीज़ आपको ईश्वरीय अनुभूति से आती है। हाँ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो मेरा हमेशा से रहा है, कभी भी किसी चीज़ के प्रति। चूँकि ये जो धर्म है और इससे जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कभी भी अंधेरे में नहीं रह सकते। आपके अंदर हमेशा एक रोशनी जलती रहती, एक दिया जलता रहता है, एक प्रकाश आपके पास रहता है, उसकी रोशनी में आप सब कुछ देखते हैं। मनोज वर्मा जी से हम बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक समय है और हम आगे भी इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। लेकिन मैं आज ही इनकी दूसरी पुस्तक जो 2023 में ये छप के आई है, अठन्नी एक प्रेम कथा, वाकई में हमें इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए। और इसमें एक छोटी सी कहानी है, 8-10 पृष्ठों में है, लेकिन व्यक्ति के अंदर उस प्रेम की प्रकाष्ठा, उस प्रेम की कौतूहल को, उस प्रेम की संवेदना को अठन्नी एक प्रेम कथा बिल्कुल खोल के रख देती है, बिल्कुल प्रकट करके रख देती है। बहरहाल इसमें इस किताब के 5 भाग में विभक्त है और आप इसमें इनकी यात्रा वृत्तांत हैं, संस्मरण हैं, और बेटी के साथ एक और लड़की रहती है, वो एक पेट पालती है, उसका नाम कियारा है, वो भी बहुत अद्भुत है और आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो पुस्तक के रूप में अठन्नी एक प्रेम कथा लाने का क्या प्रायोजन था, जबकि ये अठन्नी एक प्रेम कथा ये आपके जनवरी 2021 के जो ये पत्रिका है वनीता, वो उसमें ये छप गई थी और आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये पुस्तक के रूप में लाने का क्या मतलब है? हाँ, अठन्नी एक प्रेम कथा मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा कथा लेखन में। कविता लेखन में तो कुछ अनुभव जरूर हुए थे, लेकिन कथा लेखन में ऐसा अनुभव होगा मुझे इसका कोई ये नहीं था, अनुमान नहीं था, कोई पूर्वानुमान नहीं था। क्योंकि कथा लिखने के क्रम में जितनी अनुभूतियों से मैं गुजरा उसने मुझे बहुत चौंकाया, और कथा भी एक ऐसे प्रवाह में चलती गई और उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी और कई रातों तक मैं सोया नहीं। लिखने के उसी अठन्नी में मैं डूबा रहा, और चूँकि अंत और जब कहानी ने अंत लिया तो लगा जैसे मैंने एक जग जीत लिया हो। एक कहानी लिखने की जो बरसों से दमित इच्छा थी मेरे अंदर, इस एक कथा के साथ मेरी पूर्ण हो गई। एक अद्भुत कथा मैंने लिखी है, इसको कहने में मैं संकोच नहीं करता हूँ। और उन्हीं दिनों वनीता ने एक प्रतियोगिता आयोजित किया था, उसमें कहानियाँ, उसने प्रेम कथाओं का डिमांड किया था, मैंने उसको मेल कर दिया। और मेरे लिए सुखद आश्चर्य ये रहा कि उस प्रतियोगिता में वो कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला और उसको जनवरी 2021 के अंक में वो प्रकाशित भी हुई। फिर भी एक कहानी कहीं सुरक्षित रहे, ख़त्म नहीं हो जाए एक पत्रिका में छप जाने के बाद भी, तो मुझे लगा कि इसको एक किताब के रूप में देना चाहिए। तो फिर किताब के रूप में और भी चीज़ें चाहिए। एक छोटी सी कहानी पर एक पूरी किताब नहीं छप सकती थी। फिर मैंने जो भी गद्य लेखन उसके पहले किया था, और थोड़ा सा गद्य लेखन में मैं एक और मेरे इष्ट आराध्य तो भगवान कृष्ण हैं, वो तो मैं कह चुका हूँ, लेकिन एक और देव हैं जो मेरे से गद्य लेखन में मेरे बहुत सहयोगी रहे हैं, बल्कि उनकी कृपा रहती है, और वो हैं गणपति। तो भगवान गणपति की कृपा जब भी उतरती है तो कुछ अद्भुत लेखन होता है। मैंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था 2016 में, जब मैं पुणे गया था बेटे के पास। वहाँ से लौटने के बाद मुझे थोड़ी सी छुट्टियाँ मेरी बच गई थी और उस खाली समय का मैंने सदुपयोग किया, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से गद्य नहीं लिखा, मैं एक लिखूँ। तो वो लिखने के बाद फिर मैंने कहा कि मुझे एक मंच के रूप में फेसबुक का जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया था, जहाँ किसी संपादक की मुझे चिरौरी नहीं करनी थी, मुझे वहाँ पर डालना था। तो मैंने उसको 12 कड़ियों में धारावाहिक प्रस्तुत किया और लोगों ने पढ़ा। मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात है कि लोग जहाँ 1 पेज 2 पेज पढ़ करके आगे फिर नहीं देखते हैं, वहाँ लोगों ने धारावाहिक के रूप में 12 कड़ियों तक मेरा इंतज़ार किया। वो भी रोज़ मैं नहीं डाल पा रहा था, उसमें कुछ 2-3 दिन 4 दिन का उसमें अंतराल आ जा रहा था, फिर भी लोग इंतज़ार में रहते थे। तो उस तरह का जितना भी लेखन मेरे पास था। फिर पौंडीचेरी गया बेटी के साथ, वहाँ भी मुझे गणपति बप्पा का एक मंदिर मिला, उसमें जो अद्भुत था। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर
कई देवी देवताओं के आपको दर्शन होंगे, लेकिन वो वहाँ जो गणेश टेम्पल है पांडिचेरी में, उसमें केवल और केवल गणेश जी हैं और उनके एक परिवार का एक दीवार पर चित्र है और कोई दूसरे देवी देवता को उसमें स्थान नहीं दिया गया है। ये मेरे लिए बड़ा ये आश्चर्यजनक था। मैंने पिछले अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता था कि एक बिल्कुल ही वहाँ पर उनका आधिपत्य था। और उस मंदिर में कुछ मुझे अनुभूति भी हुई कि जैसे गणपति का आशीर्वाद मुझे मिला हो। वहाँ से लौटने के बाद मैंने पहली कहानी लिखी अठन्नी, एक प्रेम कथा से सबसे पहले मैंने जो कहानी लिखी थी वो कहानी है धूल। और वो मैं बेटी के घर में वहाँ अकेला पड़ा हुआ था, मैं और पत्नी थी, वो तो ऑफिस चली जाती थी, दिन भर हम लोग घर में रहते थे, तो एक खाली समय भी वहाँ काफ़ी मिला। गद्य लेखन के लिए लीजर बहुत ज़रूरी है, आपके पास खाली समय नहीं हो तो आप गद्य नहीं लिख सकते। और मूड बने भी तो उसके लिए समय नहीं हो तो फिर वो लिखना होता है। लेकिन बप्पा की कृपा हुई तो मैंने वो यात्रा वृत्तांत भी लिखा, एक कहानी भी लिखा और वो कायरा संस्मरण भी लिखा, जो मैं मानता हूँ कि वो मेरे सबसे अच्छे संस्मरणों में से एक है। तो इन सबको मिला कर के मैंने किताब का रूप दिया। जब किताब छपी रही थी अठन्नी के लिए ही मैंने किताब छपवाई थी, लेकिन उसके साथ और सारी कहानियाँ और सबको जोड़ करके मैंने एक किताब का रूप दे दिया। और अठन्नी सुरक्षित रहे ये मैं चाहूँगा, मैं रहूँ न रहूँ लेकिन मेरी अठन्नी रहे, ये मेरी इच्छा है। बहुत ही उम्दा कहानी है और आप इस पुस्तक को पढ़िए। अठन्नी से शुरू होकर अठन्नी पर ये समाप्त होती है कहानी। इसकी मैंने थोड़ी समीक्षा लिखी है और नारद मीडिया का जो पोर्टल है उस पर ये इन दोनों पुस्तकों की समीक्षा है, आप उसको देख सकते हैं। आप नारद मीडिया ये कामना करता है कि आप इसी तरह रचते रहें, इसी तरह लिखते रहें। सीवान के सामाजिक सांस्कृतिक विरासत में आप एक कड़ी के रूप में हैं और आप को ईश्वर दीर्घायु करे, आप स्वस्थ रहें और आप लिखते रहें। आप नारद मीडिया के कार्यालय आए, आपने इतनी अच्छी हम लोगों को ये सूचना दी अपने पुस्तकों के बारे में, आप कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। आप मालती जोशी, मोहन राकेश, फणीन्द्रनाथ रेणु से काफ़ी प्रभावित हैं और सबसे बढ़ के जो सीवान में इस समय जिसे लोग अब नहीं जाते हैं वो है पुस्तकालय कन्हैया लाल झुंझुनवाला पुस्तकालय, जो बिल्कुल सीवान के VMH हाई स्कूल में उसको डाल दिया गया है। उस पुस्तकालय की पुस्तकों का अध्ययन करके आप इतने बड़े और इतना आपने अच्छा साहित्य रचा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप यूं ही रचते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए हम सभी मैं भी आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ राजेश जी का, राकेश जी का। आप लोगों ने मुझे इतना सब बुलाया और अपने कार्यालय में मुझे बैठाया और मुझसे बातें की। मैं बहुत आभारी हूँ। ये मेरे लिए पहला अनुभव है। मैं इस तरह की बातें कभी किसी दूसरे मीडिया के सामने मैंने नहीं किया है। बहुत बहुत आभार आपका। और अंततः चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निमाहेगा। श्रीकांत वर्मा जी की ये जो पंक्तियां हैं वो अपने मनोज जी पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं और हम ईश्वर से ये कामना करेंगे कि आपकी लेखनी यूं ही जारी रहे और आगे आप ज़रूर हम लोगों को नई नई विधा से नई नई चीज़ों से परिचित कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आगे देख रहा हूँ, आगे बढ़ जाए। इधर